हेलो एवरीवन, आप लोग केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं। 2024 के केदारनाथ यात्रा की बेसब्री से इंतजार है। 2024 के केदारनाथ यात्रा की शुरुआत 10 मई से हो रही है। आप में से जो भी केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु हैं, वो केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इसके लिए इस वीडियो में पूरी तरह से हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। जैसे केदारनाथ कहाँ है, केदारनाथ कैसे जा सकते हैं, स्टे कहाँ होगा, फूड कहाँ होगा, ट्रांसपोर्टेशन में बस, टैक्सी या फ्लाइट, हर एक छोटी बड़ी बातें, और जर्नी में आपके खर्च कितने होंगे, किन बातों का ध्यान रखना है और कहाँ थोड़ा सा लापरवाह हो सकते हैं, इन सब की बात हम इस केदारनाथ यात्रा 2024 में करने वाले हैं। तो चलिए इसके स्टार्टिंग करते हैं। केदारनाथ एक बात ध्यान रखिएगा, केदारनाथ में सिर्फ श्रद्धालु ही नहीं जाते। केदारनाथ में कई ऐसे ट्रैक भी हैं जिसके लिए जो नेचर लवर हैं वो भी केदारनाथ की यात्रा करते हैं। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। सबसे पहले हम दूरी की बात कर लें केदारनाथ के लिए, तो केदारनाथ दिल्ली से, हरिद्वार से लगभग 240 किलोमीटर की दूरी पे है। केदारनाथ के लिए आप कहाँ से जाएंगे? सबसे पहले आपको ये तय करना होगा कि केदारनाथ से के लिए आप कहाँ से ट्रैवल स्टार्ट करना चाहते हैं। कुछ देहरादून से भी करते हैं, कुछ हरिद्वार से करते हैं, कुछ दिल्ली से करते हैं। तो हम इस वीडियो में हरिद्वार को एक सेंटर बनाएंगे और हरिद्वार से अपने ट्रैवल को स्टार्ट करेंगे। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी लगभग 240 किलोमीटर के आसपास है। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत रास्तों से आप हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी तय करेंगे। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी तय करने के दौरान आप पहली बार हरिद्वार से बस ले सकते हैं, टैक्सी ले सकते हैं। इसकी बात ट्रांसपोर्टेशन मोड की बात हम लोग बाद में करेंगे। जब हरिद्वार से आप चलेंगे तो आप हरिद्वार से पहुंचेंगे रुद्रप्रयाग, या आप सीधा सोनप्रयाग जा सकते हैं। आप जब सोनप्रयाग जाएंगे तो सोनप्रयाग में आपको स्टे लेना होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हरिद्वार से निकलने के समय ही आप केदारनाथ का पास बनवा लें। केदारनाथ के पास को बनवाने के लिए कुछ नहीं, आपको एक आधार कार्ड देना होता है, उससे आपका पास बन जाता है। अगर आपने नहीं बनवाया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सोनप्रयाग में भी आप इस पास को बनवा सकते हैं। सोनप्रयाग में जाने के बाद आप क्या करेंगे? चूँकि दिन भर की जर्नी है, थक गए होंगे, तो सोनप्रयाग में एक डॉर्मेट्री में बेड लेके आप आराम कर सकते हैं। फैमिली के साथ हैं तब भी डॉर्मेट्री में आप 300 के आसपास, आपको 300 रुपये में बेड मिल जाएगी। 300, 350, रेट थोड़ा सा वेरी करता है। बहुत पीक सीजन होगा तो 500 तक भी बेड चला जाता है। अगर आप अच्छी खासी संख्या में हैं तो आप होटल भी ले सकते हैं। तो सोनप्रयाग में सब कुछ अवेलेबल है। सोनप्रयाग में रात बिताने के बाद आप वहाँ से टैक्सी लेंगे। सुबह में शेयरिंग टैक्सी चलती है, 50 to 60 रुपीज़ चार्ज किया जाता है। 70-75 तक भी उसका चार्ज चला जाता है। तो इसी अप्रोक्स में आप 5 किलोमीटर आगे गौरीकुंड पहुँचेंगे। गौरीकुंड वही जगह है जहाँ गौरी ने तपस्या की थी, और आज भी वहाँ पे छोटा सा हिस्सा है जहाँ से गर्म पानी निकलता है। उतने ठंडे जगह में गर्म पानी निकलना एक चमत्कार के जैसा है। गौरीकुंड से आपकी सफ़र की असली शुरुआत होती है। आपके सफ़र की शुरुआत गौरीकुंड से 16 किलोमीटर के ट्रैक के लिए होती है। 16 किलोमीटर के बाद जो आपके सामने आता है वो 16 किलोमीटर के थकान को एक ही बार में मिटा देता है, और वो है केदारनाथ मंदिर। अब इस 16 किलोमीटर के ट्रैक में आप इसको पैदल कर सकते हैं, आप खच्चर के द्वारा कर सकते हैं, पालकी की भी सुविधा है। तो आप जैसे चाहें इस ट्रैक को कर सकते हैं। लेकिन सुझाव ये होगा कि अगर पैदल करें तो बेहतर है, क्योंकि कई बार खच्चर के गिरने से चोट लगने की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और ये हर साल होता है। तो हो सकता है अगर आप संभव है तो आप पैदल ट्रैक करें। और इस रास्ते में आपको जो भी नेचर लवर है, जिनको प्रकृति से प्रेम है, तो उनके लिए पूरा रास्ता बहुत ही सुखमय है। आप अलग अलग तरह के फ्लोरा फौना को देखेंगे। गौरीकुंड से थोड़ा आगे निकलते ही आपको वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। और जैसे ही गौरीकुंड से आगे जाएंगे, ध्यान रखना है ये जो ट्रैक है ये आसान नहीं है।
या तो आपकी श्रद्धा या नेचर लवर होना, ये दो ही चीज़ इस ट्रैक के 16 किलोमीटर को पूरा करवा सकता है। आप जब इस ट्रैक पे चलेंगे तो जगह जगह पे स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही कुछ किलोमीटर के बाद से खाने पीने की चीज़ें, और 8 किलोमीटर के बाद से स्टे आपको मिलने लगेगा। यदि आपको लगता है कि आप एक दिन में ट्रैक को पूरा नहीं कर सकते, तबीयत सही नहीं है, तो आप 8 किलोमीटर के बाद स्टे कर सकते हैं, वहाँ से टेंट मिलने शुरू हो जाते हैं। और जगह जगह पे खाने के स्टॉल हैं जहाँ पे आपको राजमा चावल पराठे खाने को मिल जाएंगे। आप किसी भी तरह के कोल्ड ड्रिंक्स चॉकलेट्स भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब आप इस 16 किलोमीटर के ट्रैक को पूरा करेंगे तो पूरा करने के दौरान आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बात को समझ लीजिए। इस ट्रैक में लगभग हर रोज दोपहर के बाद मौसम बिगड़ता है, तेज हवाएं चलने लगती है, बारिश होने लगती है। तो आपके पास बारिश से बचने का कुछ न कुछ उपाय होना चाहिए, यानी रेनकोट होना चाहिए, छाता होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो बुजुर्ग हैं वो 75 से ऊपर के अगर कोई हैं तो वो ना जाएं, और 13 से कम के कोई बच्चे हैं तो उनको नहीं जाने की सलाह दी जाती है। इस रास्ते में आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना है, जैसे डिहाइड्रेशन इस रास्ते में होना बड़ा ही आम है। इसके साथ ही सांस फूलना बहुत ही आम होता है, तो कोशिश करें कम से कम लगेज लेके जाने का, और कपूर अदरक जैसी चीज़ों को साथ में रखें ताकि सांस फूलने के समय ये काम आ जाए। केदारनाथ जब आप पहुँचें तो आप अगर शाम में पहुँचते हैं तो शाम में आप मंदिर का दर्शन करें, पूजा करें, और रात में आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। स्टे करने की पूरी व्यवस्था है और वहाँ टेंट में आप स्टे करोगे। अगले दिन सुबह आप फिर पूजा कर सकते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि केदारनाथ में जो पूजा का क्रम होता है वह सुबह से शुरू हो जाता है, और सुबह में कालिक पूजा, फिर महाभिषेक पूजा, अभिषेक, लघु रुद्राभिषेक, षोडोपचार पूजा, अष्टोपचार पूजा, संपूर्ण आरती, पांडव पूजा, गणेश पूजा, भैरव पूजा, पार्वती पूजा, शिव सहस्त्र नाम, इस सीक्वेंस में वहां पे पूजा की जाती है जिसके अंदर आप शामिल हो सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हुई केदारनाथ तक पहुंचने की। अब हम लोग बात करते हैं रास्ते में किन किन बातों पे ध्यान रखें और किन के पास क्या होना चाहिए। हर एक व्यक्ति के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए। उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जैसे कोई ना कोई पहचान पत्र और उसका फोटोकॉपी होना चाहिए। साथ में अगर मेडिकल टेस्ट है तो अच्छी बात है। कुछ साथ में दवाइयाँ रखें, जैसे लूज मोशन की, सर में दर्द होने की, चक्कर आने की, उल्टी होने की, ऐसी दवाइयाँ होनी चाहिए। वहाँ मौसम कभी भी बदल जाता है, खास करके दोपहर के बाद मौसम बदलता है, तो उस हिसाब से बारिश से बचने की भी सुविधा आपके पास होनी चाहिए। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के अनुसार 13 साल से कम उम्र के बच्चे, 6 महीने की गर्भवती महिलाएं और 75 ईयर से अधिक के जो बुजुर्ग हैं उनको परमिशन नहीं दी जाती है। अब आइए हम लोग प्लान करते हैं कि आपकी यात्रा आप कैसे यात्रा करना चाहते हैं। आप बस से करना चाहते हैं, आप ट्रेन से करना चाहते हैं, या आप प्राइवेट टैक्सी से करना चाहते हैं, या आप हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं। आप यदि केदारनाथ जाना चाहते हैं तो बस, कार या कोई भी दोपहिया वाहन से आप सिर्फ सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। उसके बाद आप गौरीकुंड, वहाँ की शेयर टैक्सी में जाएंगे और वहाँ से आपको पैदल 16 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ेगा। यदि आप बस से जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा बस की जो यात्रा है वो हरिद्वार से मानी जाती है। हरिद्वार से बहुत सारी प्राइवेट एजेंसी है जिसकी बसें खुलती है, आप उस बस में बुकिंग करवा सकते हैं। कोशिश करना कि बुकिंग एक दिन पहले हो जाए या 2 दिन पहले हो जाए, क्योंकि जब केदारनाथ यात्रा की भीड़ होती है तो कई बार 1 या 2 दिन पहले ही बुकिंग बंद हो जाती है। तो यदि आप ऐसा सोचेंगे कि हम सुबह जाएं और सीट मिल जाएगी, तो ये अक्सरहा नहीं होता है, फिर आपको इंतज़ार करना होगा। इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप हरिद्वार में बस पहले से प्री बुक करवा लें। बस का फेयर 350 350 टू 500 के बीच में
कभी कभी 700 तक भी वेरी करता है जब काफ़ी ज़्यादा रस होता है। इसके अलावा आप हेलीकॉप्टर से भी, अगर आपको लगता है कि नहीं आप 16 किलोमीटर का ट्रैक नहीं कर सकते, तो मंदिर के ठीक पास में हेलीकॉप्टर का बेस है, आप हेलीकॉप्टर से भी केदारनाथ की दर्शन कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर सीधा केदारनाथ मंदिर तक आपको पहुंचाएगा। हेलीकॉप्टर आप देहरादून से भी ले सकते हैं, देहरादून से भी आप सीधे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ मंदिर जा सकते हैं। इसके अलावा आप सीतापुर हेलीपैड जो गुप्त काशी में है, गुप्त काशी से 26 किलोमीटर आगे है, सीतापुर हेलीपैड से ऑनलाइन टिकट बुक करवा के आप जा सकते हैं। 5 से 7 मिनट में आप केदारनाथ पहुंच जाएंगे। इसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर डेली उड़ान भरती है फाटा से केदारनाथ के लिए। 12 हेलीकॉप्टर हैं उनकी, तो उन 12 हेलीकॉप्टरों में आपको आराम से प्री बुकिंग आपकी होनी चाहिए, तो फाटा से आप केदारनाथ जा सकते हैं। सिरसी से भी आप केदारनाथ जा सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह से आप केदारनाथ जा सकते हैं, जिसका फेयर अलग अलग होता है। जैसे अगर आप फाटा से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो जाने और आने का किराया 4798 रुपीज़ है। यदि आप सिरसी से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो उसका किराया 5498 रुपीज़ है। और अगर गुप्त काशी से केदारनाथ जाना चाहते हैं तो 7750 रुपीज़ पर पर्सन आने और जाने का किराया है। ध्यान रखिएगा, इसके साथ ही आपको जब आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको एक स्पेशल पास मिलता है, उसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता। और केदारनाथ मंदिर में आपको कोई लाइन नहीं लगना होता। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो आपको केदारनाथ बाबा की दर्शन सीधे होते हैं। सवाल है, केदारनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय क्या माना जाता है? केदारनाथ मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय बरसात के पहले या बरसात के बाद, यानी अप्रैल मई जून का महीना अच्छा माना जाता है, और इसके बाद सितंबर का महीना अच्छा माना जाता है। ये एडवाइस दी जाती है कि बरसात के समय को अवॉइड किया जाए। अब आपके मन में सवाल होगा कि यदि हम प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहें, यदि आप हरिद्वार से प्राइवेट टैक्सी से सोनप्रयाग तक जाना चाहते हैं तो लगभग 6000 से 8000 के आसपास वन वे का किराया आपको पे करना होगा और आपको सोनप्रयाग पहुंचा दिया जाएगा। केदारनाथ यात्रा और यात्रा को पूरा करने के बाद आप कुछ और जगहों पे घूम सकते हैं, जैसे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी, वासुकी नदी का बिंदु है, वहां पे भगवान शिव और पार्वती का विवाह स्थल माना जाता है। सोनप्रयाग के अलावा त्रिगुणी नारायण, ये भी हिंदू मंदिर के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। शंकराचार्य की समाधि, शंकराचार्य जिन्होंने 4 पीठों की स्थापना की थी, और यह हर मौसम में खुला होता है। इसके अलावा चोड़ाबाड़ी ताल, बासुकी ताल, ऊखी मठ, गुप्त काशी, देवरिया ताल आदि धार्मिक स्थल पे भी आप घूम सकते हैं। अब इस ट्रिप में खर्च कितना आएगा? हो सकता है आप में से कोई अकेले जाना चाहता हो सकता है कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट हो और उसे लगता हो कि नहीं हम इस बार केदारनाथ घूम के आते हैं। तो आपका बजट कितना होगा? बजट को हम कैलकुलेट करेंगे हरिद्वार से। हरिद्वार से यदि आप बस लेते हैं तो एवरेज खर्च 500 रुपये। वहाँ से आप जब सोनप्रयाग जाएंगे तो सोनप्रयाग में आपका खर्च 400, मैं थोड़ा सा 350 टू 500 के बीच में वेरी करता है, तो 400 सेफ खर्च, मिनिमम हो और सेफ हो, वो हम लोग लेके चलते हैं। इसके बाद वहाँ से आप जब केदारनाथ में रुकेंगे तो वहाँ भी स्टे करने का 400 आपको लग जाएगा। फिर वहाँ से जब वापस आओगे तो आप सोनप्रयाग में आएंगे, फिर से आपको 400 लगेगा, और यहाँ से जब वापस हरिद्वार जाएंगे तो 500। ये हुआ रास्ते का ट्रैवल खर्च। साथ में 60 रुपीज़ और ऐड कर लीजिए गौरी कुंड तक जाने का। ये टोटल खर्च है जिससे आप हरिद्वार टू हरिद्वार वापस आ जाएंगे। इसके बाद खाने पीने की खर्च की अगर हम बात करें तो खाना पीना थोड़ा महंगा हो जाता है। तो यदि आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप 400 में अपने खाने को पूरा कर सकते हैं हर रोज के हिसाब से। तो 1500 टू 1600 के आसपास आपके खाने का खर्च आएगा। अगर टोटल को कैलकुलेट कर दें तो लगभग 3700 प्लस के आसपास का खर्च है, यानी आपके पास
और हरिद्वार तक अब अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं या अलग अलग जगह से आना चाहते हैं तो वो खर्च आप अपने हिसाब से देख लीजिए। तो आप 4000 के अंदर हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा अच्छे से करके वापस आ सकते हैं। तो आई थिंक आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल गया है। रजिस्ट्रेशन की बात हमने आपको बता दी, या तो हरिद्वार से कर ले, नहीं तो सोनप्रयाग से कर ले, दोनों ही जगह से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उसके लिए आपको 1 रुपए की भी फी नहीं देनी है। मंदिर में जो पूजा होती है उसके लिए आप फी पे कर सकते हैं यदि आप स्पेशल पूजा चाहते हैं तो इस तरह से आप अपनी यात्रा को कर सकते हैं। और 10 तारीख से केदारनाथ की यात्रा शुरू हो रही है। आपका यात्रा मंगलमय हो। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा।